नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी मन की बात सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी मन की बात। वो उम्र के उस पड़ाव पर था जिस चीज़ पर हर चीज़ झूम के आती है। नींद आती है तो इतनी कि कभी कभी पूरी बाल्टी पानी डालने पर ही खुलती है, जिसमें धीरे से चला ही नहीं जाता, हमेशा दौड़ कर ही चलता था। उसकी चाल के झोंके से एक दो चीज़ों का गिरना तो तय था। बुजुर्ग उसे हाला डोला यानी कि भूकंप पुकारने लगे थे। यदि कभी चारा काटने की मशीन पे लग जाता तो 2 मजदूरों के बराबर वो अकेला चारा काट डालता। कभी खाने पर आता तो 2-4 आदमियों की खुराक कम पड़ जाती। माँ कहती, अब बस कर, नहीं तो नज़र लग जाएगी। कभी दुलार में माँ के पास सटकर बैठता तो माँ उसका हाथ थाम कर कहती, बबुआ तुम्हारा हाथ इतना गर्म काहे है? बेटा कहता, ये मेरी खून की गर्मी है। बड़े होने के बाद लोग भूल जाते हैं कि कभी उन पर भी तो जवानी चढ़ी थी। उसके तन में अजब सी अकड़न, बेचैनी और कसमसाहट थी। इस बेचैनी के चलते उसे बछड़ों को सिरे से पकड़कर धकेलने में मजा आता था। वो बछड़े जिनके अभी अभी सींग निकलने शुरू हुए थे, उनको भी इस जोर आजमाइश में आनंद आता था। एक रोज वो पछाही गाय, जिसकी देह यष्टि कुछ सांड जैसी थी, के बछड़े से भिड़ गया। बछड़े की भी चढ़ती जवानी थी। वो अन्य देसी बछड़ों से ज्यादा ताकतवर निकला। वो पट्ठा हमारे नायक को ढकेल कर दीवार तक ले गया और रगेदने लगा। लोगों ने देख लिया तो नायक बच गया। बछड़े ने उसे यौवन की पहली सीख दी। भिड़ने से पहले प्रतिद्वंदी को तोल लेना चाहिए। हमारा ये किशोर नायक ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके का निवासी था जहां अभी तक दूरदर्शन नहीं पहुंचा था। वहां मोदी जी की मन की बात स्थानीय पंचायत घर, स्कूल या चौपाल में सुनी जाती। सभी लोग प्रधानमंत्री के मन की बात सुनते। कुछ सहमत होते तो कुछ असहमत। जरूरी नहीं कि स्वाति की हर बूंद सीपी में गिरकर मोती ही बने। विषधर के मुंह में तो वो बूंद गरल ही बनेगी। कुछ ऐसे भी हैं जो न तो सीपी होते हैं ना ही भुजंग। हमारा नायक भी मोदी जी के मन की बात सुनता। उसके मन में भी बहुत सी बातें थीं जिन्हें वो किसी को बताना चाहता था। वो बातें उसके दिल में तब और उफान मारती जब वो अकेला होता। उसको अपने चारों ओर नर ही नर दिखाई देते थे, जिनसे मन की बात शेयर करने में उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी। मन की बातों का उफान पूनम के ज्वार की तरह उसके दिल और दिमाग को तहस नहस करे, इसके पहले ही ईश्वर की कृपा से उसे मन का मीत दिख गया। पड़ोस की एक कन्या जो उससे 1-आधा साल छोटी या बड़ी होगी। लड़कियों की उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। छोटी या बड़ी के चक्कर में न पड़कर उसने समवयस्क मानकर समझौता कर लिया। हमारे नायक की निगाहों में चढ़ी ये मोहल्ले की एकमात्र कन्या की आंख में टेटर था और 12 मासी नज़ले की वजह से बेचारी की हमेशा थोड़ी थोड़ी नाक बहती रहती थी, जिसे वो बार बार सुड़क कर कंट्रोल में रखती। आप ऐसी लड़की को सुंदर न माने तो ये आपकी नज़रों का कसूर। नायक को तो वो हर हाल में कामिनी ही लगती थी। नायक ने अपनी मन की बात के लिए इसी सुंदरी का संधान किया। उसका सदैव यही प्रयत्न रहता कि मन की बात की गोष्ठी में वो कामिनी के पास ही बैठे। हालांकि उसकी लगातार नाक सुड़कने की ध्वनि से मोदी जी की बात सुनने में व्यवधान पड़ता था, किंतु आजकल तो उसके हृदय में अपने मन की बात ही डेरा डाले थी। लगता था वो बड़ी तन्मयता से प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा है, जबकि वास्तविकता में उसका ध्यान नाक की सुड़सुड़ पर केंद्रित होता और कनखियों से कन्या दर्शन चालू रहता। अल निनो की मारी सावन की दोपहर को सुहानी पुरवैया की जगह गर्म हवा और चटक धूप का कहर था। सारा मोहल्ला भाए भाए कर रहा था। सभी लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके थे। ऐसी एक दोपहर को व्यथित मन से वो घर से बाहर निकला। उसने आंखों के ऊपर हाथ की छाया करके देखा कि कोई मानवाकृति भरी दोपहर में घर वापस आ रही थी। आकृति के पास आते ही उसकी बाँछें खिल गई। वो सुड़ सुड़ सुंदरी थी।
हाथ में लोटा देखकर उसे इतनी गर्मी में कन्या के वन गमन का आशय समझ में आ गया। उसने मन ही मन उसके पिता को धन्यवाद दिया कि मोदी की बातों में आकर उन्होंने अभी हर घर में शौचालय का निर्माण नहीं कराया है, वरना ऐसा स्वर्णिम एकांत अवसर उसे कैसे मिलता। उस गर्म दोपहर की बेला में मात्र गलियों के कुछ कुत्ते किसी मदमाती सुरभि का पीछा करते हांफते घूम रहे थे। कामिनी सामने के घने पीपल की छांव में कुछ सुस्ताने को रुकी कि वो लपक कर उसके पास पहुंच गया। कामिनी उसके एकाएक प्रकट होने से चौंक कर संभली ही थी कि नायक ने उसके बाएं हाथ को अवॉइड करते हुए दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर इतने दिनों से उफनती मन की बात उगल दी। नायक को लगा कि वो लड़की अब उसे अपनी टेटर वाली आंख से देखने लगी। उसकी सुड़ सुड़ एकदम बंद हो गई। नतीजा ऊपर के होंठ पर आने लगा। नायक की आशा के विपरीत उसका चेहरा अजब ढंग से टेढ़ा हुआ और वो जोरों से चीखती हुई लोटा वहीं फेंक कर घर भाग गई। ये सब स्लो मोशन में होने के बजाय इतनी द्रुत गति से घटित हुआ कि हमारा अनुभवहीन नायक हतप्रभ हो गया। और फिर थोड़ी देर में हंगामा हो गया। पिता और ताऊ डांट कम रहे थे, मार ज्यादा रहे थे। यह भी सत्य कि हर लात और घूंसा पड़ने पर उसके मुंह से हूं की आवाज तो आती, पर उस समय नायक की मनोदशा कुछ ऐसी थी कि उसे पिटने का दर्द महसूस नहीं हो पा रहा था। लात घूंसे के बाद जब पिता ने छड़ी उठाई और 8-10 प्रहार दिए, तब ताऊ ने रोका। अरे, अब क्या लड़के को मार ही डालोगे? तब कहीं हमारा नायक बचा। माँ उसे घसीट कर अंदर ले जाने लगी तो ताऊ ने आश्चर्य से कहा, ताज्जुब है, इतना पिटने के बाद भी ये रोया नहीं, बल्कि इसकी देह तो और फूल गई। ताऊ क्या जाने, इस उम्र में मर्द को दर्द नहीं होता। इस दर्द भरी अनुभूति के बाद कुछ दिन चित्त शांत रहने के बाद फिर से उसके मन की बात घुमाने लगी। नतीजा, एक दिन उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल गई। सब सो रहे थे। वो धीरे से मुख्य द्वार खोलकर बाहर आ गया। पूरब की ओर ढाल पर, जहां निरंतर मूत्र विसर्जन से गीली सूखी वैतरणी बन चुकी थी, उसने जल त्याग किया। पास में बंधे गाय भैंस जग कर पागुर कर रहे थे। मानव विसर्जन और पशु विसर्जन की मिली-जुली गंध सुबह की मलय वायु में घुल रही थी। मक्खियां जो गोबर और मानव बर में कोई भेद नहीं करती का आगमन इस बेला तक हुआ नहीं था। सो नायक उघारे बदन कुएं की जगत पर अनमने भाव से बैठा था। होनी देखिए, अपनी टैटर सुंदरी की आंख भी उसी समय खुली। वो भी ताज़ी हवा खाने बाहर निकली। उसकी निगाह नायक के खुले धड़ पर पड़ती है। पीठ पर छड़ी के लाल नीले निशान पर दृष्टि पड़ते ही उसका कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वो पिछले कई दिनों से अपने किए पर पछता रही थी। पछताना भी चाहिए। उसकी जैसी सुंदरी के लिए भगवान ने एक कद्रदान भेजा, उसने ही मौका गवा दिया। वो यंत्र चालित सी नायक के पास पहुंची। उसने बड़ी नरमी से पीठ के निशान को छुआ। उसके कोमल स्पर्श से एक तरफ नायक के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, वहीं पूरे सहन में भूचाल आ गया। हुआ ये कि सुर सुर सुंदरी के साथ ही नायक की ताई भी बाहर निकली। उन्होंने देखा कि नायक तो निर्लिप्त भाव से बैठा है और वो लड़की उसके शरीर को सहला रही है। ताई बांस की तेजाई से आई और चीखते हुए लड़की का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसके घर उलाहना लेकर पहुंच गई। एक बार फिर हंगामा हुआ। अब की बार हंगामा कन्या के घर पर था। कन्या पिट रही थी और चोट नायक को लग रही थी। नायक के परिवार ने एक मत से तय किया कि फूस को आग से अलग कर दिया जाए। नायक को भाई के पास शहर बढ़ने भेज दिया, पर केवल एक ही परेशानी थी। अपना नायक उस डिवीज़न में हाई स्कूल पास हुआ था, जिसे पहले गांधी डिवीज़न और आजकल AC1 विथ 2 टियर कहा जाता है। फिर भी भाई इनकम टैक्स में बाबू था, सो नायक को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज की ड्रेस बन गई। मुसीबत केवल जूता पहनने पर आई। स्वतंत्रता के आदि पैर जूते की बंदिश के विरुद्ध विद्रोह कर उठे। धीरे धीरे जब पैर आदि हो गए तो अच्छी साइट पर विचार कर कॉलेज ड्रेस में सजा वो कॉलेज पहुंचा। लगता था
किसी कला राशि अरबी घोड़े की जीन किसी टट्टू पर कस दी गई। गेट पर पुराने गीतों के शौकीन चौकीदार के मोबाइल पर गाना बज रहा था, साला मैं तो साहब बन गया। क्लास में प्रवेश करते ही सब बच्चे स्वतः हंसने लगे। टीचर के घूरने पर बच्चे चुप हुए। टीचर ने पूछा, क्या नाम है और अभिभावक क्या करते हैं? नायक प्रसन्न हो गया। इसका उत्तर उसे रटाकर भेजा गया था, सर मेरा नाम फला फला, पुत्र फला फला, यहाँ अपने भाई के साथ रहता हूँ। वाक्य पूरा कर उसने राहत की सांस ली। उसे मालूम ही नहीं था कि शिक्षिका को मैडम कहकर संबोधित करते हैं, सर नहीं। उसकी वेशभूषा देखकर शिक्षिका ने अगला प्रश्न किया, तुम्हारे भाई क्या करते हैं? इनकम टैक्स में बाबू हैं। इनकम टैक्स शब्द का जैसा प्रभाव होना चाहिए वैसा ही हुआ। टीचर का स्वर मुलायम हो गया। उसको सबसे आगे के दरवाजे के पास वाली सीट मिल गई। टीचर व उसके पति मशहूर कोचिंग चलाते थे जिसे इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका था। कहावत है, जाकी जैसी भावना वाही वही मिली जाए। टीचर को इनकम टैक्स में पकड़ और ग्रामीण नायक को विपरीत परिस्थितियों में सहारा मिल चुका था। विज्ञान में इसी को सिम्बायसिस या सह अस्तित्व कहते हैं। गांव से आया नायक शहर की प्रत्येक नई चीज को परख रहा था। इन सब बातों से थोड़ा बहुत अभ्यस्त होने पर उसकी ड्रेस उसकी काया के अनुरूप लगने लगी थी। उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना प्रारंभ किया। निष्कर्ष, शहरी कन्याएं ग्रामीण बालाओं से अधिक आकर्षक होती हैं। एक दिन कक्षा में अंग्रेजी की क्लास चल रही थी। परकटी टीचर सिल हिला हिला कर पढ़ा रही थी। नायक का ध्यान विषय पर न होकर टीचर की देह यष्टि पर था। उसने मन ही मन अपने से काफ़ी बड़ी टीचर की तुलना गांव की टेटर सुंदरी से करी तो उसको अपने ऊपर हंसी आ गई। हंसी हल्की सी आवाज़ के साथ चेहरे पर भी आ गई। टीचर ने ताड़ लिया कि नायक भटक रहा है। इस टीचर को इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला था, सो नायक को सारे पीरियड खड़े रहना पड़ा। उसने दूसरी सीख ग्रहण की। सुंदर टीचर को निहारते समय कभी कभी श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर भी निगाह डाल लेनी चाहिए। गेम्स का पीरियड। कन्याएं फील्ड में गेंद खेल रही थीं। लड़के अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वे पूरे मनोयोग से लड़कियों पर ध्यान कर रहे थे। मजाल है कि कोई एक्शन जिसमें जरा सा भी अंग प्रदर्शन हो उनकी आंखों से चूक जाए। हर लड़का ऐसे क्षण को कैद करने में लगा था। जिस प्रकार फिल्मों के कुछ चुने हुए दृश्यों का स्टिल फोटोग्राफ बनाकर पोस्टर पर चस्पा कर दिया जाता है, वैसा ही प्रयास करने में सभी लड़के व्यस्त थे। हमारा नायक भी इसी व्यापार में व्यस्त था। लो, अचानक एक बालक द्वारा फेंकी गेंद फील्ड के एक पेड़ पर अटक गई। खेल रुक गया। बालकों को भी रुकावट के लिए खेद था। कन्याएं दुखी हो गईं। सभी लड़के निष्क्रिय बने रहे। केवल हमारा नायक परित्राणाय के परोपकारी भाव से चपला चकित कर देने वाली गति से पेड़ पर चढ़कर पक्षीराज को लजाने वाली स्पीड से गेंद उतारकर कन्याओं के सामने खड़ा हो गया। कन्याएं उसे धन्यवाद दे रही थीं। उसका ये कृत्य लड़कों को ऐसा लग रहा था जैसे नायक कालिय दह से गेंद ले आया हो। क्लास का दादा, जिसका भाव मोदी राज के प्यास की भांति ऊंचा और तासीर सहपाठियों की आंख में आंसू लाने वाली थी, वो भी आज इस घटना को घटित होते देख रहा था। दादा के मुंह से दिलजली आवाज में निकला, साला गोपियों के बीच बांसुरी बजा रहा है। चमचों ने जान लिया कि अब नायक पिटने वाला है। कहानी में खलनायक का प्रवेश हो चुका था। अगले दिन खलनायक ने फील्ड में अनजान बनते हुए एक लड़की को धक्का दे दिया। लड़की की किताबें बिखर गईं। पीछे से आता हुआ नायक किताबें उठाकर लड़की को वापस कर ही रहा था कि उसके हाथ पर किसी ने जोर से प्रहार किया। किताबें हाथ से छूट गईं। नायक ने घूमकर देखा, खलनायक की आंखों से शोले निकल रहे थे। साले, हीरो बनता है, कहने के साथ उसने एक मुक्का नायक के सीने पर जड़ दिया। फिर क्या था, नायक पर घूंसों की वर्षा होने लगी। फिल्मों की फेथफुल हीरोइनों से उलट वो लड़की तत्काल झंझट स्थल से खिसक ली। लड़कियां वाकई में बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। चौकीदार के मोबाइल पर गाना चल रहा था।
दे दनादन। 10-12 घूंसे खाने के बाद नायक को समझ में आया कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना अब उसका कर्तव्य बनता है। पीटने वाले उसके दाहिने हाथ से सावधान थे, पर वो भूल गए थे कि हमारा नायक लबड़हत्था या लेफ्टी था। उसका बायां हाथ उठा, एक लड़का धूल चाट गया। दाहिने हाथ ने दूसरे को सितारे दिखा दिए। बाएं हाथ को दोबारा मौका ही नहीं मिला। सारा मैदान खाली था। विलेन एंड पार्टी गधे के सिर पर सींग की मानिंद ओझल थे। नायक ने सिकंदर महान की तरह कक्षा में प्रवेश किया। कन्याओं ने तालियों से स्वागत किया। हमारा नायक कन्याओं का हीरो बन चुका था। आगे की कथा जानने के लिए कॉलेज में मंचित एक अंग्रेजी के नाटक का जिक्र आवश्यक है। इस नाटक में एक पात्र एक घुटने पर बैठ अपनी महिला मित्र का हाथ थामकर अपने दिल की बात कहता है। इस दृश्य ने हमारे नायक को विशेष रूप से प्रभावित करने के साथ ही गाइड भी किया। उसने इस रूमानी दृश्य को अपने मस्तिष्क में नोटेड फॉर फ्यूचर का ठप्पा लगाकर ग्रहण किया। एक रविवार को मोदी जी की मन की बात गोष्ठी के बाद चौकीदार के मोबाइल में दिल से दिल की बात कही न जाए बज रहा था। नायक के दिल में भी मन की बात घुमड़ रही थी, जिसे दबाने के लिए उसने पानी पीने की ठानी। वो वाटर कूलर से पानी पीकर पलटा ही था कि उसे अपनी एक सहपाठी कूलर की ओर आती दृष्टिगोचर हुई। मन में मन की बात और दिमाग में नाटक के घुटने पर बैठे उस पात्र के अलावा वो सब कुछ भूल गया। वो एक घुटने पर बैठने की जगह दोनों घुटनों पर बैठ गया। फिर नाटक के ही अंदाज में गीले हाथों से ही कन्या का हाथ पकड़ उसने अपनी पूरी बात कन्या पर उड़ेल दी। मन हल्का होते ही नायक को गांव के वाक्य की याद आ गई। उसने घबराकर कन्या की ओर देखा। कन्या मुस्कुरा रही थी। नायक का दिल उछल कर उसके मुंह में आ गया। उसे विश्वास हो गया कि अब मन की बात के बाद चाय पर चर्चा के चांस हैं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित ये कहानी मन की बात। इस कहानी में कितने मनोरंजक ढंग से मन की बात, चाय की चर्चा, इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। वाकई ये कहानी बहुत ही समकालीन है। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।